हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की जो विज्ञान है, चैप्टर नंबर जो 1 है, उसको एकदम आसान भाषा में हर एक चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा। और मेरा दावा है एक ही बार में आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो ना, तो इस पर आने वाले सारे प्रश्न एग्जाम में जो आएंगे वो आप चुटकी पे बना सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? हमारे आसपास के पदार्थ। देखो, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें, आप नज़र घुमा के देखो, आपको टेबल दिख रही होगी, कुर्सी दिख रही होगी, मेज दिख रहा होगा, टीवी दिख रही होगी, फ्रिज दिख रहा होगा, है ना, ईंट दिख रही होगी, रेता दिख रहा होगा, बजरी दिख रहा होगा, पेड़ पौधे दिख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे आसपास के जो पदार्थ है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समझो, और हाँ, एक नोट्स भी बनाते रहना, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो भी खुद के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ। ठीक है, पदार्थ क्या होता है? ठीक है, पदार्थ क्या होता है? वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिनमें द्रव्यमान होता है, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। सिंपल परिभाषा है। कोई भी वस्तु जो अगर स्थान घेरती है, जैसे देखो ये मेरे पास हाथ में क्या है, एक मैकबुक है, लैपटॉप है, ये स्थान घेर रही है, मैं इसको रखूंगा, ठीक है, ये स्थान घेरेगी, और इसका एक अपना क्या है, द्रव्यमान है, भार सब बोलते हैं। हालांकि द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन द्रव्यमान का जो सेंस बनता है वो भार से बनता है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है वो फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा। कोई भी चीज जो जगह घेरती है, जिनमें द्रव्यमान होता है, उनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे ये ईटा, ठीक है, इस ईटे ने थोड़ा सा जगह घेरा है। ठीक है, ये गिलास, गिलास के अंदर रखा हुआ पानी, ठीक है, उसके बाद ये भाप, ये बादल, ये सब चीजें क्या है हमारी? ये पदार्थ है। पदार्थ के कई अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, मेनली 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। उसके बारे में भी आगे हम जानेंगे, सीखेंगे। तो मेनली पदार्थ क्या होता है? वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक करना, वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या है? जो पदार्थ होता है वो किन से मिलके बना होता है? कणों से मिलके बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलके क्या बनता है? पदार्थ बनता है। तो इनके गुण क्या है? ठीक है, इनके अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं? देखो, पदार्थ के जो कण होते हैं ना, वो निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थों के जो कण होते हैं ना, उनमें मूवमेंट होता है, गति होती है, और इसी गति के कारण उनमें क्या पाई जाती है? गतिज ऊर्जा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गतिज ऊर्जा। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कणों की गति क्या होगी? तेज हो जाएगी। जैसे ये मेरे हाथ में ये प्लास्टिक का पेन है, अगर इसको मैं नीचे से जला दूंगा तो ये क्या होगा? पिघल जाएगी, पिघल के नीचे गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही हीट मिलेगा, इसके जितने भी कण हैं उनमें मूवमेंट बहुत तेज हो जाएगी, और वो नीचे पिघल के गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे ही ताप मिलता है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक मेन गुण क्या है? पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, और उनके पास एक गतिज ऊर्जा होती है। अगर हम तापमान को बढ़ा दें, ठीक है, तो कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। ये पहला गुण है। ठीक है, देखो ये सामान्य ताप पर अभी ऐसे हैं, ठीक है, कण। जैसे इसको हम टेम्परेचर देंगे, ठीक है, आग देंगे, आग, तो क्या होगा? ये कण ना ज्यादा ज्यादा तेज तेज मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक है, ये क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। देखो, अभी ये कण है नॉर्मल अवस्था में, देख रहे हो? ये नॉर्मल अवस्था में, जैसे ही मैं इसको मैंने टेम्परेचर दिया है, अब ये कण देखो कितना तेज मूव कर रहा है। ये मैंने आग लगा दी नीचे, अब ये कण देखो कितना तेज मूव कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ देखो, जैसे ही आग लगाएंगे ये कण कितना तेज तेज मूव कर रहा है। तो ये होता है ताप का प्रभाव। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जितने भी पदार्थ आपके होते हैं ना, कोई भी पदार्थ हो, चाहे ये ईंट हो, चाहे ये पानी हो, चाहे ये गैस, भाप हो, बादल हो, सभी पदार्थों में रिक्त स्थान होता है। ये जो पेन है ना, इसमें भी रिक्त स्थान है।
ठीक है, हर एक पदार्थ में रिक्त स्थान होते हैं, जो कि हालांकि खुली आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखेगा। ठीक है, तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। ठोस में थोड़ा पास होता है, गैस में थोड़ा दूर दूर होता है, और गैस में द्रव में थोड़ा दूर होता है, गैस में ज़्यादा ज़्यादा दूर होता है। ये देखो, जो ठोस है ना, इनके बीच ये रिक्त स्थान है, देख रहे हो, काला काला, और इसके बीच में रिक्त स्थान काला काला है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा दूर पे है। और यहाँ देखो कितना ज़्यादा दूर पे है। तो ठोस में सबसे कम, द्रव में उससे थोड़ा ज़्यादा, और गैस में थोड़ा उससे ज़्यादा रिक्त स्थान पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट कह रहे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं ना, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, ये मैंने चित्र बना रखा है, आप देख पाएंगे। देखो एग्जाम्पल क्या है, जब हम पानी के नल को खोलते हैं, पानी का नल है आपके घर पे, टोटी को यूँ खोलते हो और पानी की धारा को अपनी अंगुली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वह धारा टूट जाती है? ठीक है, पानी गिर रहा है और उंगली से ऐसे करोगे, क्या वो धारा टूटेगी? नहीं टूटेगी, नहीं। इसका मतलब यह है कि पानी के जो कण हैं एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। पानी में भी तो कण होगा, द्रवावस्था में भी तो कण है। ठीक है, तो वो कण क्या करते हैं, वो एक दूसरे को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। तो हम चाह के भी उस धारा को क्या कर नहीं पाते, तोड़ नहीं पाते, क्योंकि उनके कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। इस वजह से उनकी धारा को हम तोड़ नहीं सकते। देखो ये टैप से पानी गिर रहा है, ये उंगली है, तो इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। अभी मैंने चित्र में बताया था। देखो सबसे पहला आपको समझा दो, ठोस अवस्था, ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद आएगा गैस। ठीक, तो ठोस पदार्थों में जो रिक्त स्थान होते हैं, क्योंकि ठोस है वो बहुत, तो रिक्त स्थान बहुत कम होंगे और उनकी गतिज ऊर्जा भी सबसे कम होगी। ठीक है, सबसे कम, इसमें रिक्त स्थान भी कम होंगे और इन जो कणों की गतिज ऊर्जा होती है वो भी कम होगी ठोस में। ठीक है, उसके बाद द्रव अवस्था में उससे ज़्यादा होती है, मीडियम होती है। देखो इसमें सबसे कम होगा, इसमें मध्यम होगा और इसमें सबसे ज़्यादा होगा, अधिक होगा। ठीक है, द्रव में क्या होता है, जो रिक्त स्थान होता है और जो गतिज ऊर्जा होती है वो मध्यम होती है, ठोस से ज़्यादा होती है। ठीक है, और गैसीय अवस्था में जो रिक्त स्थान होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, उसके साथ साथ आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक होता है, द्रव में मध्यम होता है और गैस में सबसे कम होता है। अगर हम आकर्षण की बात करें तो ठोस में आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में मध्यम होता है और गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ जो होती हैं वो मेनली 3 अवस्थाओं में होती हैं। कितनी अवस्था में? 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। एक तो ठोस अवस्था है, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, ईंट। ठीक, द्रव अवस्था गिलास में रखा हुआ पानी, और गैसीय अवस्था क्या हो गया, ये भाप हो गया। ठीक है, भाप देखा आपने, जब खाना बनाते हो या पानी उबालते हो तो सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, वो क्या है, भाप है, गैसीय अवस्था है। आपके घर पे रखा जो गैस है वो भी, जिसको सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर में जो रखा होता है उसे गैस बोलते हैं, क्योंकि वो हवा में उड़ जाता है, उनमें कणों के बीच गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, रिक्त स्थान ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो फैल जाते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम डिटेल में धीरे धीरे सीखेंगे और पढ़ेंगे। देखो, हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। हमारा ये जो पूरा शरीर है उसको भी हम 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, जो हड्डी होते हैं हमारे और दांत होते हैं, वे बहुत ठोस होते हैं। सबसे कठोर जो हड्डी है वो कौन सी है? हमारे दांत सबसे कठोर हड्डियों में आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो खून है, ब्लड, रक्त और जल, ये द्रवावस्था में होते हैं। और फेफड़ों में जो हवा है हमारा, ठीक है, वो किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में होता है। तो हमारा शरीर भी
इन तीनों अवस्थाओं से मिलकर ही बना है। ठीक है ना। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि हम पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। ठीक है। तो और हमारा शरीर भी इसी आधार पर तीन चीज़ों से मिलकर बना है, तीनों अवस्थाओं में रहता है। ठोस अवस्था में हड्डी है, द्रव अवस्था में खून है, और गैसीय अवस्था में हमारा फेफड़े के अंदर रहने वाला हवा है। अब ठोस अवस्था क्या होती है? जैसे कि ये ईटा है, ये क्या है? ईटा। ठोस अवस्था में तो ठोस क्या होता है? एक निश्चित आकार का होता है। जैसे ये मेरे हाथ में ये पेन है, ये निश्चित आकार है, ये मैं खींच सकता हूँ, खींच के भी इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। इसको ना मैं बड़ा कर सकता हूँ, ना इसको ऐसे दबा के पतला कर सकता हूँ, मोटा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। जो ठोस होते हैं उनका जो आकार होता है बच्चों, वो एकदम निश्चित होता है, फिक्स होता है, एक निश्चित आकार के होते हैं। ठोस अवस्था में सीमाएं स्पष्ट होती हैं। सीमा मतलब ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ना इसको तुम घटा सकते हो, ना इसको तुम बढ़ा सकते हो। इसकी जो सीमा है वो निश्चित होती है, फिक्स होती है। ठीक। निश्चित या स्थिर आयतन होता है इनका जो आयतन। ठीक है ना। इनका जो आयतन मतलब क्या? कि किसी चीज के अंदर कितनी वस्तु समाहित हो सकती है, उसे हम आयतन कहते हैं। ठीक है। जैसे मेरे पास ये क्या है? ये बोतल है, देख रहे हैं? इस बोतल के अंदर कितना पानी आ सकता है? ठीक है। वो क्या कहलाएगा? इसका आयतन, इस बोतल का आयतन कहलाएगा। अगर मैं बोलूँ इस बोतल को मैं ऐसा रख दूं तो ये बोतल कितनी जगह घेर सकती है, उसे हम क्या कहेंगे? क्षेत्रफल कहेंगे। आई बस में आयतन और क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है? कक्षा 9 की गणित भी मैंने पूरी पढ़ा रखी है। 9 की ही नहीं, 10 की, 11 की, 12 की, सारा चीज आपको फ्यूचर में यही मिल जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इनकी संपिंडता नगण्य होती है। संपिंडता का मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ नया वर्ड लग रहा है ना। संपिंडता का मतलब दबाना, निचोड़ना। मतलब मैं अगर बोलूं जैसे ये है, ये बोतल है, इसको मैं हाथ से दबाऊंगा, ऐसा कर रहा हूँ, क्या ये अपनी जगह से कुछ भी हुआ? हिला डुला। एक ईंट लेके आओ, ईंट की उदाहरण दे रहा हूँ। ईंट को तुम जोर से हाथ से पुश करो, दबाओ, करके दबाओ, क्या ईंट के आकार में, शेप में कोई भी परिवर्तन तुम्हें देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो क्या होता है दोस्तों कि इनकी जो संपीड़ितता होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है। बहुत संपीड़ितता का मतलब समझ गए ना? दबाना, निचोड़ना। ठीक है। तो ये होती है संपीड़ितता, तो वो ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। उसके बाद ये दृढ़ होते हैं, मतलब ये सख्त होते हैं। दृढ़ का मतलब क्या है? सख्ती से है, सख्त होते हैं। ठीक है। तो ठोस अवस्था के सारे गुणों को मैंने आसान शब्दों में समझा दिया, आप लिख भी लेना। ठीक। आगे बढ़ते हैं, द्रव अवस्था में आ जाते हैं। जैसे एक गिलास में रखा हुआ पानी है, ये तरल होते हैं। मतलब तरल का मतलब आपके हाथों में अगर मैं रखूं तो चिपचिपा हो जाएगा, है ना। तो ये तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। जैसे आपको आपके गिलास में रखा हुआ पानी है, उसे आप फर्श पे गिरा दो तो वो एक तरह चलने लगेगी, या तो जिधर ढलान होगी ना उधर चलेगी। ठीक है ना। उसमें बहाव होता है। ठीक। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठीक है। जो पानी है, जैसे इस बोतल के अंदर रखा जो पानी है, अगर मैं जिस बाल्टी में रखूंगा तो बाल्टी का आकार लेगा, अगर मैं एक डब्बे में रखूंगा तो डब्बे का आकार लेगा। इस पानी को मैं जिस भी बर्तन में रखूंगा उस बर्तन का वो क्या ले लेगा? आकार ले लेगा। तो ये इसका बड़ा शानदार गुण होता है। ठीक है। वे बर्तन का आकार ले लेते हैं। द्रव का निश्चित आयतन होता है। ठीक है। आयतन निश्चित होता है। जैसे इस बोतल के अंदर अगर मेरा 1 लीटर पानी है, तो मैं उस 1 लीटर पानी को अगर मैं 10 लीटर वाले बाल्टी में भी डाल दूंगा तो पानी तो 1 लीटर ही रहेगा ना। ये तो नहीं होगा कि मेरा 1 लीटर पानी इसके अंदर है, 10 लीटर वाले में डालूंगा तो 10 लीटर हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? पानी उतना ही रहेगा। तो आयतन जो होता है वो निश्चित रहता है। आयतन क्या रहता है? निश्चित रहता है। द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है। संपीड़न का मतलब दबाव। तो देखो, जैसे पानी लिया हाथ में, चुल्लू भर पानी ले लिया हमने, लोग कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब मर। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं हाथ में चुल्लू भर पानी लूंगा, ठीक है, और उस पानी को ऐसे दबाऊंगा, ऐसे ऐसे करके, तो पानी दबेगा। ठीक है। संपीड़न होगा, हल्का हल्का होगा, आकार में परिवर्तन होगा। वो भी किस लिए हो रहा है? दबाव के कारण हो रहा है। ठीक है। तो द्रव में संपीड़न होता है लेकिन कम होता है। ठीक है। कम होता है। तो आप समझ गए होंगे कि द्रव अवस्था में कौन कौन से गुण होते हैं।
आगे बढ़ते हैं, गैसीय अवस्था की हम बात करते हैं। गैस का सबसे बढ़िया उदाहरण है आपके घर के का अंदर सिलेंडर। सब खाना बनाते हो ना सिलेंडर पे, रसोई घर में। उसके साथ साथ और एक उदाहरण दूँ, जब हम पानी गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, भात बनाते हैं, तो आप देखा होगा जब सफ़ेद सफ़ेद ऊपर निकलता है तो वो क्या है, भाप है। भाप किस अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था में होती है। ठीक, गैसों में भी एक बहाव होता है। ठीक है, गैस को तुम छोड़ दोगे तो वो फैलने लगेगी। जैसे सिलेंडर लीक करता है तो पूरे घर में फैलता है, पूरे आंगन में फैल जाता है, और जितनी जगह मिलेगी उसको उतना फैलता रहेगा। तो क्यों फैलता है, अपने बहाव के कारण। तो गैसों में क्या होता है, एक बहाव होता है। ठीक है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है। ठीक है, संपीड़न का मतलब जो फैलाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, गैसों में कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। गैस का कोई सीमा नहीं है भाई। जैसे गैस मैंने इस बर्तन में रख दिया तो अभी तो इसके अंदर ही है। जैसे इसको ढक्कन को मैं खोल दूंगा ना, गैस पूरे रूम में आ जाएगा, रूम खोलूंगा रूम से बाहर चला जाएगा। तो उसका जो आकार है वो निश्चित नहीं है। ठीक है, गैस की जो गैसों में कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अभी गैस क्या है, मैंने इस बर्तन में डाला तो इस बर्तन में है, का शेप के अंदर उसके अंदर है। किसी चीज़ में डालूंगा तो किसी चीज़ का हो जाएगा। गैसों का जो आकार होता है वो भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। ठीक है, गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता भाई। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है। अगर मैं जो गैस है ना, थोड़ा इतना सा गैस लिया और इसके अंदर डाल दिया तो पूरे के अंदर आ जाएगा, इसके आयतन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, गैस की ये खूबी है। गैस तुम इतना लेके 1 लीटर वाले बर्तन के अंदर डालोगे तो 1 लीटर वाला आयतन ले लेगा। तुम 10 लीटर वाले उसके अंदर डालोगे तो 10 लीटर का आयतन ले लेगा वो गैस। क्यों, क्योंकि गैस के कणों में सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा पाई जाती है और कण बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। इस वजह से जिस भी बर्तन में रखोगे उसी बर्तन के आयतन के बराबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। ठीक है, पानी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में मिलता है। ठीक है, प्रकृति की सबसे सबसे जो अनमोल उपहार है वो जल है, क्योंकि जल ही जीवन है। और आजकल हम जल बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पानी को बचाएं, जितना ज़्यादा हो सके उतना बचाएं, हमारे लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी। क्योंकि पानी तो बहुत है लेकिन पीने वाला पानी सिर्फ 1% है। ठीक है, भूमिगत जो पानी पीने वाला पानी होता है, बाकी पानी जो है इधर उधर बह रहे हैं वो पीने लायक नहीं है, उसमें नमक है, वो पियोगे तो और बीमार पड़ जाओगे। तो जो भूमिगत जल होता है उसको उसका तो उपयोग हम कपड़े धोने में करते हैं, इधर उधर की चीज़ों में करते हैं, नहा नहा के वेस्ट करते हैं, सड़क में पानी मारते हैं, है ना। इन सब चीज़ों में नहीं करना है। खुद भी जागरूक होना है और लोगों को भी जागरूक करना है। ठीक, तो पानी ठोस अवस्था में भी पाई जाती है, जैसे कि ये बर्फ़ है। ठीक, पानी द्रव अवस्था में भी पाई जाती है, जैसे गिलास के अंदर ये पानी है। और गैसीय अवस्था में पानी जाती है, जैसे आपने एक बर्तन में पानी लिया, नीचे से हीट हो रहा है, गर्म कर रहे हो पानी को, तो ये सफ़ेद सफ़ेद ऊपर उड़ता है, तो वो क्या होता है, गैसीय अवस्था में होता है, भाप जिसे कहते हो। तो पानी तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस। देखो, गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वही ठंडा करने पर वाष्प पानी में बदल जाता है और पानी फिर बर्फ में बदल जाता है। ठीक है, देखो, पहले बर्फ है, बर्फ से मुझे क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, पानी से मुझे मैं क्या मिलेगा, वाष्प मिलेगा। ठीक है, जब मैं क्या करूँगा, गर्म करूँगा तो अगर मैं इसको ठंडा करता हूँ, ठीक है, ठंडा करता हूँ तो क्या होगा, वाष्प से पानी बनेगा, पानी से फिर क्या बनेगा, बर्फ बनेगा। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये बर्फ है, इसको हमने गर्म किया तो पानी बन गया, पानी को हमने गर्म किया तो क्या बन गया, भाप बन गया। ठीक है, फिर मैं जैसे ही ठंडा करूँगा तो वाष्प से पानी बनेगा और पानी से फिर क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। नेक्स्ट, पदार्थ की भौतिक अवस्था को 2 तरीकों से हम परिभाषित कर सकते हैं। भौतिक चीज क्या होती है, जो आप खुली आंखों से देख पाते हो। एक तो तापमान में परिवर्तन
और एक दाब में परिवर्तन। दाब मतलब दबाव, प्रेशर। ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ता है ताप का और दाब का, उसके बारे में अब हम जानते हैं। देखो, तापमान में अगर हम परिवर्तन के प्रभाव को देखें तो सबसे मेन चीज आती है गलनांक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, गलाना। ठीक है, जैसे इसको मुझे गलाना है, इसको, ये प्लास्टिक का है, इसको मैं गलाना चाहता हूँ, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, नीचे से आग जलानी पड़ेगी, और एक टेम्परेचर ऐसा बनेगा जिस टेम्परेचर पे आकर ये क्या होगा, शुरुआत में अगर मैं सपोज करूँ मैंने जलाया, माचिस जला के रख दिया अभी थोड़ी देर के लिए और हटा दूंगा, क्या ये गलेगा? नहीं गलेगा। लेकिन कुछ टाइम तक ऐसे मैं माचिस में जला के रखूँगा तो कुछ टाइम बाद ये चीज़ पिघलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक टेम्परेचर ऐसा बना कि उस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होना शुरू हो गया, गलना शुरू हो गया। उसी को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं अंग्रेजी में। वही चीज़ है, जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है, ठीक है, जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनने लगे उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, जो बर्फ का गलनांक होता है वो 273 आप सीधा सीधा सिर्फ 273 ही लिखिए, पॉइंट को भूल जाइए। बर्फ का जो गलनांक होता है 273 केल्विन होता है। सुविधा के लिए इसे हम 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अर्थात 273 केल्विन कहते हैं। तो बर्फ का जो गलनांक होता है सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 273 केल्विन होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है एक नंबर में। ठीक है, ये बर्फ है, 273 केल्विन पे आप इसको गर्म करोगे तो क्या मिलेगा आपको, पानी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है, संलग्न की गुप्त ऊष्मा। गुप्त, छुपा हुआ, गुप्त मतलब छुपा हुआ। क्या होती है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखो, हमारे पास 1 किलोग्राम ठोस है, ठीक है, उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की हमें जरूरत पड़ती है उसे हम संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। सिंपल, ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की हमें जरूरत पड़ती है उसे हम संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। सीधी सी बात है। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पानी के कणों में अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, बर्फ के कण की तुलना में पानी के कणों की तुलना में जो ऊर्जा होगी वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट, उबालना। ठीक है, ये क्या होता है, क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग को क्वथनांक कहते हैं। देखो, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। जैसे तुमने क्या किया, पानी लिया, एक बॉल में, एक चीज में आपने पानी लिया, आपके पास एक कोई भी पात्र होगा उसके अंदर आपने पानी लिया और आपने क्या किया, पानी रख के माचिस जला दी गैस सिलेंडर की। ठीक है, जलाया, 10 सेकंड जलाया, क्या वो पानी उबला? करके देखना घर पे किचन में, उबला? नहीं उबला। लेकिन कुछ टाइम बाद, जैसे कि 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, वो पानी जो तो उबलना शुरू हो जाएगा, वो ऐसे बड़बड़ बड़बड़ करेगा, है ना। तो वो जिस टेम्परेचर पर वो पानी उबलने लगा है उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। कि जिस टेम्परेचर पर आके वो पानी उबलने लगा उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, क्वथनांक एक समष्टि गुण होता है। जल का जो क्वथनांक होता है 373 केल्विन होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन होता है। ठीक है, देखो, जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है,
क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। आप इतना ही याद रखना, ठीक है, इससे काम चल जाएगा। नेक्स्ट, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? सब्लिमेशन कहते हैं अंग्रेजी में ऊर्ध्वपातन, ठीक है। आपको पता है पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, ठोस के बाद हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है द्रव, और उसके बाद क्या मिलता है? गैस, ठीक, ठोस, द्रव, गैस। अब इसमें क्या होता है, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? कुछ ऐसे पदार्थ हैं हमारे प्रकृति में, सारे नहीं, कुछ कुछ ही ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, ठीक है। वैसे प्रकृति का नेचर क्या है? पहले ठोस से द्रव होता है, द्रव से फिर गैस बनता है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो सीधे ठोस अवस्था से कहाँ आ जाते हैं? गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। ये जो द्रव अवस्था है उसमें नहीं आता है। ऐसे पदार्थ हैं जो सीधे ठोस से किधर आ जाएंगे? गैस में आ जाएंगे। उनमें द्रव अवस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता। ऐसे पदार्थ देखो जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में वापस ठोस में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे ये कपूर है, ठीक है, इसको ठोस गर्म करोगे तो ठोस से सीधा गैस बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातज अभिक्रिया, अंग्रेजी में बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। जैसे ये ठोस है, इसको आपने गर्म किया, ये गैस बन गया। देखो उदाहरण वही है, थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण कर लो। आपके पास कपूर सब, अगर आपको प्रैक्टिकल करना है, आप दुकान जाओ, कपूर खरीद के लाओ, ठीक है, उसका चूरा बना लो, ठीक है। चीनी की प्याली में डाल ले जाओ, ठीक है, चीनी की प्याली में डाल लो। चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा कर दो, ठीक है। चीनी की प्याली में क्या, कीप को उल्टा रखिए, कीप के सिरे पर रुई की डॉट लगा दीजिए, यहाँ पर रुई की डॉट लगा दो, और धीरे धीरे गर्म कीजिए। यहाँ से नीचे से हम धीरे धीरे गर्म करेंगे, एकदम से नहीं गर्म करना है। हम देखेंगे कि कपूर ठोस से गैसीय अवस्था में बदल रहा है। यहाँ पर ठोस था ये कपूर, लेकिन जब हमने इसको गर्म किया, ये पानी नहीं बना, ये सीधा गैस बनने लगा। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातज अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट, दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। गैस क्या होगी? द्रव में बदल जाएगी। ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के जो कण होते हैं वो नज़दीक आ जाते हैं। अगर हम दाब ज़्यादा बढ़ाएंगे तो गैस के कण क्या होगा? नज़दीक आ जाएगा। आपने देखा होगा ठंड के दिनों में क्या होता है, कण पास पास आ जाते हैं, फिर सिलेंडर जलता नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको गर्म पानी में रखते हैं ताकि वो थोड़ा सा उसमें गर्माहट हो और उसके जो कण है थोड़ा सा मूव करें, थोड़े उनमें गतिज हो जाए, फिर हमारा सिलेंडर फिर से जलने लगता है ज़्यादा तेज़ गति से, है ना। तो ये इसका कारण होता है। देखो, दाब बढ़ाना प्लस ताप को घटाना, अगर हम दाब बढ़ाएं और ताप को घटाएं तो गैस को हम द्रव में बदल सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देख रहे हैं? नेक्स्ट देखो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं, को वापस गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना जा सकता है। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसको हम फिर वापस से गैसीय रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल सकते हैं बिना द्रव अवस्था में बदले। ठोस से सीधा किस में आ जाएगा? गैसीय अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में नहीं आ जाएगा। इसके लिए दाब को घटाकर हमें क्या करना होता है? एक एटमॉस्फेयर तक लाना होता है। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तो सीधा ठोस अवस्था से किस अवस्था में आ जाता है? गैसीय अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट आपका आता है वाष्पीकरण, अंग्रेजी में कहते हैं वेपोराइजेशन। ये क्या होता है? किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी है,
पानी को हम उबाल रहे हैं और भाप निकल रहा है, तो पानी किसमें बदल गई? भाप में बदल गई। ये क्या क्या है? ये जो प्रोसेस है ये क्या है? वाष्पीकरण है, वेपोराइजेशन है। ठीक है। एक ऐसी सतही प्रक्रिया होती है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं, क्योंकि द्रव किस में बदल रहा है? वाष्प में बदल रहा है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? पहला कारक है सतही क्षेत्रफल, कि भाई क्षेत्रफल कितना ज्यादा है कितना कम है। क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, वाष्पीकरण का जो प्रोसेस है वो उतना ज्यादा होगा। जितना क्षेत्रफल कम होगा, वाष्पीकरण की जो दर है वो उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट है तापमान में वृद्धि। जितना ज्यादा तापमान होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। देखो अभी आज गर्मियों का सीजन चल रहा है, गर्मियों के सीजन में कपड़े फटाफट सूख जाते हैं। ठंड में टेम्परेचर कम रहता है, कपड़े हमारे सूखते नहीं है। कपड़ों में क्या होता है? पानी होता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है पानी का, तभी तो कपड़े सूखते हैं। सिंपल सी बात है, उदाहरण भी मैंने आपको दे दिया डेली लाइफ में। तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर नमी होगी, आर्द्रता मतलब नमी, आर्द्रता का मतलब किससे बच्चों? नमी से है। अगर हवा में आर्द्रता है, नमी है, तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। देखो बहुत सारा बादल हुआ है, ठीक है, पानी बरसात नहीं हुई है, सिर्फ बादल ही हुआ है, और फिर कपड़े जब सुखाने जाओगे तो कपड़े आपके सूखेंगे नहीं। या फिर ठंड के दिनों में जब धूप निकलती नहीं है तो कपड़े हमारे कई दिनों तक नहीं सूखते। होता है ना? क्यों? क्योंकि नमी रहती है एटमॉस्फेयर में, है ना, और उसी नमी के कारण हमारे कपड़े सूख नहीं पाते। वायु की गति, अगर हवा चल रही है बहुत तेज तेज, तो भी आपके कपड़े फटाफट सूख जाएंगे, क्योंकि वाष्पीकरण बहुत जल्दी होता है। अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, फटाफट वाष्पीकरण होगा। ठीक है। और वायु अगर नहीं है तो वाष्पीकरण स्पीड कम होगी। वाष्पीकरण से शीतलता नेक्स्ट टॉपिक है। देखो वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही होती है ना, तो वहां से कुछ ऊर्जा गायब हो जाती है। क्यों? प्राप्त करने के लिए, और उसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए वो आसपास के एटमॉस्फेयर से, आसपास की चीज़ों से ऊर्जा लेना स्टार्ट कर देता है, अवशोषित करना स्टार्ट कर देता है। इसी अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। ठीक है, वातावरण क्या हो जाता है? शीतल हो जाता है। देखो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, अगर हम हाथ पर एसीटोन, ये एसीटोन है, इसको अगर आप हाथ पे गिराओगे, ठीक है, डालते हैं, तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और इसी कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। ठीक है। देखो मैं एसीटोन की बात कर रहा हूँ, घर के हर किसी के घर में एसीटोन नहीं होता है। आपको मैं सीधा सा बात बोल रहा हूँ, नॉर्मल आप बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ बहुत ठंडा होता है, ठीक है, उसको आप नॉर्मल किसी चीज़ से पकड़ के अपने हाथ में रखो, ठीक है, तो आपको ठंडा, स्टार्टिंग में ठंडापन महसूस होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठंडापन धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ की जो ऊष्मा है और जो उसकी ऊष्मा है वो आपस में ले लेंगे, अवशोषित करेगा, और जो धीरे धीरे वो टेम्परेचर आपके हाथ का और उसका फिर बैलेंस होने लगेगा, और थोड़ी देर बाद आपको ठंडापन महसूस ही नहीं होने होगा, नॉर्मल हो जाएगा। देख सकते हैं ये एसीटोन ने हाथ में डाला, ठंडापन महसूस हो रहा है। नेक्स्ट उदाहरण है, गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, गर्मी में लोग चकाचक काले कपड़े पहन के घूमते हैं। जो काले पहन के जाते हैं उनको गर्मी बहुत लगती है, लेकिन जो व्हाइट शर्ट पहन के जा रहा है, सूती कपड़ा पहन के जा रहा है, हल्का कपड़ा पहन रहा है, तो उनको गर्मी थोड़ी कम लगती है, क्योंकि जितने भी आप डार्क कलर पहनेंगे वो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, और जो जितने नॉर्मल लाइट कलर्स होते हैं वो ऊष्मा को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, वापस भेज देते हैं। तो ये चीज़ प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में कक्षा 10 में आप डिटेल में पढ़ोगे, एक बड़ा चैप्टर है,
जिससे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो नेक्स्ट कक्षा 10 में पढ़ेंगे। गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होते हैं, पानी को वो सोख लेते हैं, पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं पसीने को। क्योंकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, वाष्पीकरण जब जब वाष्पीकरण होगा ठंडापन होगा, शीतलता होगी, अतः गर्मी में सूती कपड़े से आपको आराम मिलता है। ठीक है, ये इसका मेन कारण है, क्योंकि सूती कपड़े क्या करते हैं, अच्छा अवशोषक है पसीने का। ठीक है चीज, और जब अवशोषित करेगा तो वाष्पीकरण करेगा, वाष्पीकरण करेगा तो आपको शीतलता महसूस होगी, ठंडापन, थोड़ा आराम महसूस होगा, इसीलिए हमें हल्के कपड़े पहनने चाहिए। नंबर 3 उदाहरण क्या है, गर्मियों में अक्सर लोग मैदानों में पानी छिड़कते हैं। आपने देखा होगा ऐसे पानी छिड़कते हुए मैदानों में आसपास, क्यों छिड़कते हैं? यह पानी मैदानों से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल देती है और उस जगह को ठंडा कर देती है। आजकल तो ऐसे सिस्टम आ रखे हैं वेपोराइजेशन, ठीक है ना, वेपर, पानी के फव्वारे। जैसे मैंने देखा है जिनके अंदर गाय भैंस लोग पालते हैं उनको ज़्यादा गर्मी लगती है हमसे भी, हालांकि वो बेजुबान बोल नहीं पाते, लेकिन उनको गर्मी हमसे ज़्यादा लगती है। ठीक है, हम तो मस्त एसी कूलर पंखा चला के बैठे हैं बड़े, बेचारे वो धूप में खड़े रहते हैं, वो बोल नहीं पाते, उनको ज़्यादा गर्मी लगती है भाई। तो क्या है कि आपने देखा होगा आजकल पाइप आता है और उसमें से ऐसे फव्वारे निकलते रहते हैं पानी के, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में गिरता है और वो वहाँ की जो गर्मी है उसको अब्जॉर्व करके वेपोराइज करती है। और जब जब वेपोराइज होगा, वेपोराइज का मतलब वाष्पीकरण जब जब होगा तब क्या होगा, शीतलता होगी, और वहाँ के जहाँ जब शीतल होगी वहाँ के टेम्परेचर को वो नॉर्मल करेगी, उनको ठंडापन महसूस होगा। तो ये टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। पूरा चैप्टर आपको बढ़ा दिया है, अब इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटे बड़े जो एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले पदार्थ को परिभाषित कीजिए, पदार्थ की अवस्थाओं से क्या समझते हैं? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, पदार्थ क्या है, हर एक वो चीज जो स्थान घेरती है, ठीक है, जो स्थान घेरती है, जिनका आयतन होता है वो क्या कहलाती है, जिनमें भार होता है वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान तथा भार होता है और जो परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं, जैसे कि लोहा, पत्थर, लकड़ी, ये सब। द्रव क्या होते हैं, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, क्या कहलाती हैं, द्रव कहलाती हैं। गैस क्या होता है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, क्या कहलाती हैं, गैस कहलाती हैं, जैसे कि वायु, जल वाष्प, धुआं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं तो इसकी गारंटी लेता हूँ कि ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। अगर मैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है ना, मैं आप जो बोलोगे वो करूँगा, जो बोलोगे वो करूँगा, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये मेरा गारंटी है, चाहे वो अर्धवार्षिक में आए, वार्षिक में आए, आएगा जरूर। ठीक है, पदार्थ के भौतिक स्वरूप की व्याख्या कीजिए, इसके कणों के अभिलाक्षणिक गुणों का भी वर्णन कीजिए। ठीक है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, पदार्थ कैसे दिखते हैं, मतलब पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। एक ही शुद्ध पदार्थ के सभी कण का समान गुणों वाले होते हैं, विभिन्न पदार्थों के कणों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे ये प्लास्टिक से बना है, वो तांबे से बना है, तो इनके गुण अलग अलग हैं। पदार्थों के गुण इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनके कण कैसे बंधे हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के बने होते हैं, लेकिन उनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। ठीक, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या है, अंतरा अणुक अवकाश। ठीक है, कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान पाए जाते हैं, कणों के बीच खाली स्थान होते हैं, जिसे हम अंतरा अणुक अवकाश कहते हैं। यह गैस अवस्था में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अंतरा अणुक बल होता है, कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होते हैं।
ठोस और द्रव अवस्था में यह बल सबसे ज्यादा होता है और गैस अवस्था में सबसे क्या होता है, कम होता है। गति होती है, आणविक गति होती है। कण सदैव गतिशील रहते हैं। गति ताप भार पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा होती है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों की व्याख्या कीजिए। तो ठोस अवस्था क्या होती है? ठीक है, ठोस अवस्था में आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। आकर्षण बल में क्या होता है, कणों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। इनका जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो गलनांक होता है, तापमान बढ़ने पर द्रव में बदलते हैं, गलनांक बढ़ाने पर। जैसे लोहा भी है, अगर उसको हम गलाते रहेंगे तो वो पिघल जाता है। तो ये ठोस अवस्था के गुण हैं। द्रव की बात करूं, आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है, तरलता, कणों के बीच कम आकर्षण बल होता है और गतिशील कण होते हैं। वाष्पन, कणों का तरल होने से गैस में बदल जाते हैं। जमना, तापमान कम होने पर ठोस में ये बदल जाते हैं। गैसीय अवस्था में क्या होता है, इनका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता, आयतन भी निश्चित नहीं होता। कणों द्वारा पात्र की दीवारों पर दाब लगता है। कणों के सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है इनमें। ठीक है, तो ये गैस के गुण हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, और इनको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो वाष्पीकरण क्या होता है, वेपोराइजेशन, वो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। प्रभावित करने वाला क्या है, सतह क्षेत्र है, तापमान है, आर्द्रता है, वायु की गति है। अभी मैंने आपको ये सारा कुछ डिटेल में मैंने पढ़ा है। आप स्क्रीनशॉट लेके भी सिंपल वे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, वो है कि वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है। क्या होता है वाष्पन, यह द्रव के प्रत्येक ताप पर होता है वाष्पन। क्वथन क्या होता है, ये द्रव के लिए एक निश्चित ताप पर ही संभव होता है क्वथन। यह एक धीमी प्रक्रिया है वाष्पन, और क्वथन एक तीव्र प्रक्रिया है। यह द्रव की ऊपरी सतह पर होता है और यह संपूर्ण द्रव में एक साथ होता है क्वथन। इस प्रक्रिया में द्रव का ताप परिवर्तित होता रहता है, जो टेम्परेचर है वो बदलता रहता है, लेकिन इस प्रक्रिया में द्रव का ताप निश्चित रहता है, फिक्स रहता है। यह सतही क्षेत्र, वायु की गति और तापमान वृद्धि पर बढ़ जाता है, और यह अशुद्धि मिलाने पर ही परिवर्तित होता है। शेष दशाओं में यह स्थिर बना रहता है। ठीक है, तो ये मैंने 5 अंतर आपको लिखा है, कम से कम 4 अंतर आपको एग्जाम में जरूर लिखने हैं। ठीक है, वाष्पीकरण से ठंडक, पसीने से ठंडक होता है। ठीक है, मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा होता है। जमीन पर छिड़काव से हमें ठंडा महसूस होता है। गर्म चाय में फूंक मारने से हमें ठंडा महसूस होता है। ठीक है, कुत्ते जीभ बाहर निकाल कर ठंडक प्राप्त करते हैं, हफ्ते रहते हैं ऐसे करके, है ना। तो ये सब ऐसे होता है। जैसे पसीने से ठंडक क्या कैसे मिलता है, पसीने का वाष्पीकरण शरीर से ऊष्मा छीन कर ठंडक प्रदान करता है। उसके बाद मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना, घड़े के सूक्ष्म छिद्रों में पानी रिस कर वाष्पित होता है, जिससे घड़ा ठंडा रहता है, ठंडा हो जाता है। जमीन पर छिड़कते हैं पानी, पानी का वाष्पीकरण जमीन से ऊष्मा छीन कर जमीन को ठंडा कर देता है, फिर हमें ठंड का अनुभव होता है। गर्म चाय को जब फूंकते हैं, फूंक से वाष्पीकरण बढ़ता है, जिससे चाय का तापमान घट जाता है। कुत्ते जीभ बाहर निकाल के क्या करते हैं, पसीने की जगह जीभ से वाष्पीकरण होता है, जिससे कुत्ते ठंडक महसूस करते हैं। अब आते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्नों में। ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, एग्जाम में आता है। पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो परिवर्तन का विरोध करती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर किताब, कॉपी, पेन, चौक, है ना, जल, ये सब पदार्थ है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की ठोस अवस्था के गुण लिखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया था। ठीक है, ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, ठोस पदार्थों का आकार अथवा आकृति निश्चित होती है,
ठोस पदार्थों में दृढ़ता होती है, मजबूती होती है, सख्तता होती है। ठोस पदार्थों में बहने का गुण नहीं होता। ठोस पदार्थ बह सकते हैं क्या? नहीं। ठोस पदार्थों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। ठोस पदार्थों के कणों के मध्य आकर्षण बहुत कम होता है। ठीक है। ठोस द्रव गैस में अंतर क्या है, ये लिखना है। देखो अंतर, अगर हम बात करें ठोस, तो आकार निश्चित होता है, द्रव में अनिश्चित होता है और गैस में भी अनिश्चित होता है। आयतन ठोस का निश्चित होता है, द्रव का भी निश्चित होता है, गैस का निश्चित होता है। दृढ़ता की बात करें, मजबूती की बात करें, तो ठोस सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, द्रव कम होता है और गैस सबसे कम होता है। संपीड़ितता की बात करें, बहुत कम होता है, ये कम होता है और ये सबसे अधिक होता है। और विसरण मतलब बहना नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है और ये भी होता है। ठीक है। बहाव जो होता है, फैलाव। गलन की गुप्त ऊष्मा तथा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ा है, जो पढ़ा है उन्हीं से ही प्रश्न बना के दिए हैं मैंने। 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और उसी प्रकार 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर, ठीक है, क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है प्रश्न, जो भी लिया है सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंद क्यों आ जाती है? अगर बहुत ठंडा पानी आप डालते हो ना गिलास में, तो थोड़ी देर बाद देखो कि गिलास के बाहर बूंद 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 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एग्जाम में आता है। देखो, बर्फीले जल को जब किसी गिलास में भरा जाता है तो उसकी बाहरी दीवारें बर्फीले जल के कारण ठंडी हो जाती हैं। क्योंकि बर्फीला जल गिलास से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो ठंडा पानी है, गिलास की ऊष्मा को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। जब गिलास की बाहरी दीवार वायुमंडल के संपर्क में आती है, ठीक है, सपोज करो ये गिलास है, ये गिलास का ये बाहरी जो परत है ये हवा के संपर्क में है, तो वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा गिलास की बाहरी दीवार द्वारा अवशोषित हो जाती है और उसी के कारण वह ठंडी हो जाती है और द्रवित होकर, ठीक है, द्रवित हो जाता है और पानी की बूंदों के रूप में गिलास की बाहरी सतह पर आ जाता है। ठीक है, इस कारण होता है। जब हम अपनी हथेली पर बर्फ रख लेते हैं हमें अत्यधिक ठंडक महसूस होती है। क्यों? देखो, जब हम अपनी हथेली पर बर्फ रख लेते तो बर्फ हमारे हाथ से ऊष्मा सोख लेती है, ठीक है, तथा पिघल जाती है। बर्फ के लिए गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी होता है। हाथ से इतनी मात्रा में ऊष्मा निकल जाने पर ठंडक उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि बर्फ क्या करता है, आपकी ऊष्मा को अवशोषित करता है, शीतलता हो जाती है और आपको ठंडक महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी, ठीक है, या 3.34 इंटू 10⁻⁴ जूल प्रति किलोग्राम होती है। ठीक है, इस मान से आप क्या समझते हैं? इसका मान क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम बर्फ, ठीक है, 3.3 × 10⁵ जूल ऊष्मा अवशोषित करती है तथा इसी ताप पर जल में परिवर्तित हो जाती है। ये इसका मतलब है। गर्मियों में पानी को ठंडा करने के लिए सुराही अथवा मटके का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में जो रंध्र होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। मिट्टी से बने बर्तन जैसे कि मटका, सुराही आदि में असंख्य महीन छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में से इन बर्तनों में भरा जल रिसकर बाहर आ जाता है तथा वायुमंडल की गर्मी से वाष्पित हो जाता है। जो पानी बाहर आता है वो वायुमंडल की गर्मी से क्या होता है? वाष्पित हो जाता है। और वाष्पन की क्रिया में आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति बर्तन के भीतर के जल से होती है, अतः उसको वो क्या बना देती है? ठंडा बना देती है, क्योंकि वाष्पीकरण हो रहा है। और जब जब वाष्पीकरण होगा वहां पर ठंडक होगी ही होगी। गर्मियों में जब हम पसीना आता है तो हम पंखे के नीचे शीतलता अनुभव करते हैं। जैसे गर्मी लगती है हम पंखे के नीचे बैठ जाते हैं और हमें ठंडा महसूस होता है। क्यों? पसीना आने पर जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं
तो पंखे की तेज हवा में पसीने का क्या होता है, वाष्पीकरण बढ़ जाता है। वाष्पीकरण बढ़ जाता है और फिर हमें शीतलता महसूस होती है। ये इसका मेन कारण है। नहाने के पश्चात हमें ठंड क्यों लगने लगता है? नहाने के बाद शरीर पर जल की कुछ बूंदें रह जाती हैं जो वाष्पीकृत होने लगती हैं ऊष्मा और वायु के संपर्क में आने पर, और वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा शरीर से निकलती है, जिसके कारण हमें ठंडा महसूस होता है। ठीक है, वाष्पीकरण के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वो हमारे शरीर से लेते हैं और फिर हमें क्या महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। कहते हैं वर्षा ऋतु में कपड़े अपेक्षाकृत देर से सूखते हैं। क्यों? वर्षा ऋतु में वाष्पीकरण कम होता है, इसी वजह से वाष्पन की दर आर्द्रता बढ़ने पर कम हो जाती है। वाष्पन मतलब वाष्पीकरण। चूंकि वर्षा ऋतु में वातावरण पहले से ही जल आर्द्रता उपस्थित होती है, उसमें नमी होती है, इसलिए द्रव के वाष्पन हेतु आवश्यक ऊर्जा वातावरण से प्राप्त नहीं हो पाती। यही कारण है कि वर्षा ऋतु में कपड़े गर्मियों की अपेक्षा देर से सूखते हैं। अब हम आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों में। ठोस पदार्थ का गलनांक क्या दर्शाता है? गलनांक कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल की शक्ति को दर्शाता है। सामान्य दाब क्या होता है? समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक वायुमंडल या एटमॉस्फेयर होता है, इसे ही सामान्य दाब कहते हैं। वाष्पीकरण की दर किन कारणों पर निर्भर करता है? सतही क्षेत्र के बढ़ने पर निर्भर करता है, तापमान वृद्धि पर निर्भर करता है, नमी पर निर्भर करता है, हवा पर निर्भर करता है। कपड़ों को सुखाने के लिए उन्हें फैलाया क्यों जाता है? तो कपड़ों का सतह बढ़ जाता है, और जब सतह बढ़ेगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होती है? शीतलता, ठंडापन। प्लाज्मा अवस्था में कण किन रूप में होती है? तो इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये आयनीकृत होते हैं कण, और ये गैस रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? गैस रूप में। प्लाज्मा अवस्था का मतलब है गैसीय रूप में। बीईसी किस प्रकार तैयार किया जाता है? ठीक है, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। ठीक है, गर्मियों में कुत्ते बाहर जीभ क्यों निकालते हैं, ये भी मैंने बता दिया था, बढ़ा दिया था। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर को आपको समझाया। साथ ही साथ इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे।